स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो में बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितने मार्क्स आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक जंक्शन को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इन वीडियोज़ के सारे PDF मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 5 जून, 10 दिसंबर, 8 मार्च। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल। ऑप्शन ए। विश्व विरासत दिवस हर वर्ष 8 अप्रैल को सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शंस है तंजावुर, मदुरै, कांचीपुरम और चिरची। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तंजावुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंजावुर। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर थी, जहां से उन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया था। बाद में इसका गंगोई कोंडचोलपुरम हो गया था। इसका राजधानी चोलों की राजधानी बनी थी। इसका स्थापना जो है वो चोल के साम्राज्य विजयालय ने किया था, जो कि 1850 ईस्वी में बाद में तंजावुर पे कब्जा कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था? किस शासक ने इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था? हमारे ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अकबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर में 1582 में विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। दीन-ए इलाही क्या था? अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को मिलाकर एक नया विश्वास बनाना था, जिसमें उन्होंने सुलह कुल मतलब सभी के लिए शांति के सिद्धांत पे भी जोर दिया था। दीन-ए इलाही में सूर्य की पूजा, गाय की मांस पर प्रतिबंध और जो क्या रहते हैं पारसियों के पवित्र अग्नि की पूजा भी शामिल की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं नासिक, महाबलेश्वर, अमरकंटक और उज्जैन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाबलेश्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 370। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है? राज्य भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक राज्य भाषा है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने भारतीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? किसने भारतीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? हमारे ऑप्शंस हैं नंदन नीलकेनी, बलवंत राय मेहता, के सथानम, दीनदयाल उपाध्याय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था मतलब गांव के स्तर पर अलग पंचायत, जिला स्तर पर अलग पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर अलग पंचायत, जो अलग अलग जगहों का अलग अलग तरीक़ों से देखरेख करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 21 है, 51 है और 32। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। कब? 42वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? आजकल इंटरनेट सब लोग यूज़ करते हैं। हमारे ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, विनेट सर्फ, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विंडसर्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विंडसर्फ। विंडसर्फ और बॉब कहन को इंटरनेट प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए इंटरनेट का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज किसके जनक है? कमेंट में बताइए चार्ल्स बेबेज किसके जनक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या था? गोलमेज सम्मेलन जो है ये एक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक 1930 से 1932 में आयोजित की गई बैठकों की एक श्रृंखला थी, जिसको 3 सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच सहमति बनाना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं चंद्र मिशन, मंगल अभियान, मानव अंतरिक्ष मिशन, शौर्य मिशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मानव अंतरिक्ष मिशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानव अंतरिक्ष मिशन। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था। और ये क्या था? गगनयान पृथ्वी की निचली कक्षा में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है, और इस मिशन में प्राप्त अनुभव और ज्ञान इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 13, 32, 368 और 226। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 13। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 13, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान के सभी कानूनों पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि सरकार के कानून बनाने वाले और कानून लागू करने वाले कार्यों की संविधान के अनुसार जांच होनी चाहिए। संविधान के अनुसार जांच करती है। न्यायिक समीक्षा क्या करती है कि जो सर कानून बना रहा है और जो कानून लागू कर रहा है वो संविधान के अनुसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? हमारे ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में आवश्यक प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में आवश्यक प्रोटीन में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी यानी IPCC की स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1988, 1992, 2000 और 1995। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1988। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1988। IPCC की स्थापना 1988 में UNEP और WMO के सहयोग से की गई थी। UNEP मतलब हो गया क्या? हो गया इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और WMO का मतलब हो गया मौसम विज्ञान संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया का छत किसे कहा जाता है? दुनिया का छत किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, पामीर पठार, तिब्बत पठार और आल्प्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तिब्बत पठार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तिब्बत पठार। यहाँ पे ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत पठार।
तिब्बत पठार को दुनिया का छत कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ऊंचे पठारों में से एक है और इसकी ऊंचाई जो है वो 45,000 मीटर से भी अधिक है। इसकी ऊंचाई 45,000 मीटर से भी अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत पठार, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक सूत्र NaHCO3 किसका होता है? रासायनिक सूत्र NaHCO3 किसका होता है? हमारे ऑप्शंस है नमक, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और चूना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा केक वगैरह बेक करने में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ICG का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICG का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है न्यूयॉर्क, हेग, जिनेवा और पेरिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ICG का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हेग। इसका राइट आंसर होगा हेग, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौल वंश का प्रसिद्ध शासक राजेंद्र चौल किस क्षेत्र में विजय प्राप्त करके जल मार्ग से गंगा जल लाया था? हमारे ऑप्शंस है मध्य भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बंगाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंगाल। राजेंद्र चौल प्रथम ने बंगाल के विजय के बाद गंगा जल को दक्षिण भारत लाकर गंगकोंड चौलपुरम की स्थापना की थी। गंगा जल लाकर उन्होंने क्या किया था? गंगकोंड चौलपुरम की स्थापना की थी। किसको हराकर? बंगाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? हमारे ऑप्शंस है मराठा और अंग्रेज, बंगाल नवाब और अंग्रेज, मुगल सम्राट और अंग्रेज, अवध नवाब और अंग्रेज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मुगल सम्राट और अंग्रेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुगल सम्राट और अंग्रेज। 1965 में इलाहाबाद संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सी है? ऑप्शन है NH2, NH7, NH44 और NH27। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा NH44। इसका सही जवाब होगा NH44, ऑप्शन सी। NH44 सबसे क्या है? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं काराकोरम, हिंदू कुश, हिमालय और अरावली। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा काराकोरम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काराकोरम। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? हमारे ऑप्शन है पेनिनसुलर नदी, हिमालय नदी, अंतर्देशीय नदी, डेल्टा बनाने वाली नदी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेनिनसुलर नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेनिनसुलर नदी। नर्मदा एक पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदी है जो पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहती है। जो पूर्व की बजाय किधर बहती है? पश्चिम की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 352। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र के बाहर आदेश जारी करने का अधिकार है। यदि संसद सत्र में नहीं होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं अग्नाशय, थायराइड, यकृत और अधिवृक्क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यकृत, लीवर। इसका राइट आंसर होगा यकृत यानी लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन के लिए पित्त रस बनाता है और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करके बाहर कर देता है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, जो हमारे खाना डाइजेस्ट करने में भी मदद करती है और गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं चार्ल्स डार्विन, वाटसन और क्रिक, गेगर मेंडर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज की थी। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पायरेक्स ग्लास किसका मिश्रण होता है? पायरेक्स ग्लास किसका मिश्रण होता है? हमारे ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और बोरॉन, कैल्शियम और कार्बन, पोटासियम और नाइट्रोजन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिलिका और बोरॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिका और बोरॉन। पायरेक्स ग्लास में सिलिका और बोरॉन ऑक्साइड होता है जिससे यह गर्मी के प्रति अधिक सहनशीलता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस द्रव का घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? किस द्रव का घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? आयतन से, द्रव्यमान से, भार से या तापमान से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन से, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। ऑप्शन बी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई आयतन होता है। इसकी इकाई किलोग्राम मीटर क्यूब होती है, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। और इसका जो एसआई यूनिट है वो है केजी पर मीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका राइट आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन सी, एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा की जाती है और अंतिम घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा तय किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? हमारे ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, NABARD। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति, मुद्रा आपूर्ति और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है और यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू के राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत किन दो देशों के बीच स्थित है? कंचनजंगा पर्वत किस दो देशों के बीच स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और चीन, भारत और चीन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत और नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और नेपाल। कंचनजंगा सिक्किम भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत जो है वो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है यह सबसे लंबा दक्षिणी नदी है, यह गंगा जैसी पवित्र नदी मानी जाती है, यह अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। मतलब यह सबसे लंबी दक्षिण नदी है और यह गंगा जैसी पवित्र नदी भी मानी जाती है और यह अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, इसीलिए गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, पवित्र मानी जाती है और कई राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस है कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग या उत्तर वैदिक युग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत कांस्य युगीन सभ्यता है जिसमें धातु निर्माण, नगर योजना आदि थे। इसमें क्या था? धातु का निर्माण किया जाता था, नगर नियोजन आदि ये सब किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भौगोलिक संकेत जीआई टैग सबसे पहले भारत किस उत्पाद को मिला था? जीआई टैग जो भौगोलिक संकेत है वो सबसे पहले भारत में किस उत्पाद को मिला था? ऑप्शन है कांचीपुरम सिल्क, दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, अल्फांसो आम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग चाय। इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को 2004 में भारत का पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जो संपूर्ण रूप से शुद्ध और प्रतिष्ठित होता है उसको जीआई टैग मिलता है। तो सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था। चाय का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को सम्मानपूर्वक लोकमान्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है जनता द्वारा स्वीकृत। इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? हमारे ऑप्शंस है 1947, 1950, 1951 और 1949। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1950। इसका राइट आंसर होगा 1950 बी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इस आयोग के तहत विभिन्न विभिन्न योजनाओं का गठन किया गया था, जिसके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और चंदेल वंश द्वारा बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल वंश द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल वंश द्वारा। और ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। सबसे ज़्यादा वन्य आबादी वाला कौन सा क्षेत्र है? आप कमेंट में बताइए। भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, अरस्तू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो। इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो, ऑप्शन बी। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शंस हैं चावल उत्पादन,
दूध उत्पादन, तेल उत्पादन और कपास उत्पादन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दूध उत्पादन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। क्योंकि दूध वाइट होता है इसलिए इसका वाइट रिवॉल्यूशन नाम पड़ा था। श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्जिन कुरियन ने किया था, जिससे भारत में दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास सूचांक HDI मानव विकास सूचांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है। मानव विकास सूचांक, जिसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है। हमारे ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, UNDP, WTO। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा UNDP। इसका राइट आंसर होगा UNDP, ऑप्शन सी। HDI रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। मानव विकास सूचांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वीकृति कौन करता है। पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन करता है। हमारे ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति दी जाती है। पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों का योजना जो बना के जो केंद्र में दिया जाता है उसका जो है कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डोलड्रम्स क्या है। डोलड्रम्स क्या है। ऑप्शंस हैं बर्फीली हवाएं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की शांत हवाएं, तूफानी हवाएं, रेगिस्तानी हवाएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की शांत हवाएं। डोलड्रम क्या है। डोलड्रम्स पूछेगा कि डोलड्रम्स क्या है तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की शांत हवाएं, शांत हवाएं। डोलड्रम्स भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाए जाने वाली शांत और ठहरे हुए वायुमंडलीय क्षेत्र में है। डोलड्रम्स क्या है। डोलड्रम्स जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाए जाने वाले और शांत और ठहरे हुए वायुमंडलीय क्षेत्र में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया था। भारत में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया था। हमारे ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 1 जनवरी 1950। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला एशियाई खेल भारत में कब आयोजित हुआ था। पहला एशियाई खेल भारत में कब आयोजित हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 और 1954। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1951। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। हमारे ऑप्शन हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, इबन बतूता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था और उसको नष्ट कर दिया गया था, आग लगा के जला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है। भाषा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है। हमारे ऑप्शंस हैं केरल,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा आंदोलन तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश में जो है आंदोलन हुआ था कि तेलुगु जो भाषा बोलते हैं उनका अलग राज्य बनाया जाए। तो भाषा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर और 9 दिसंबर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर। इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर, ऑप्शन सी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हुए थे। और जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, वो संविधान को लागू करने के रूप में मनाते हैं, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? सूची प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? हमारे ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई थी। 1935 के अधिनियम में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 72, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 123। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 108। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है। जब दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है तब क्या होता है, जो संयुक्त सत्र है उसको बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो ये रहे हमारे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।